नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। और सबसे पहले बात सोनाली फोगाट की करते हैं, जिनकी मौत अब मर्डर लगने लगी है। गोवा पुलिस ने सोनाली केस में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें गोवा के क्लब के मालिक और ड्रग्स लाने वाले कुरियर बॉय भी शामिल है। गोवा पुलिस ने क्लब के वॉशरूम से ड्रग्स भी बरामद की है। कल गोवा पुलिस ने सोनाली को जबरन ड्रग्स देने का खुलासा भी किया था। देखिए, ड्रग्स देने वाले कोई और नहीं बल्कि वो दोनों शख्स थे जो सोनाली के साथ गोवा गए थे। दोनों सीसीटीवी में भी नजर आ रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं वो सीसीटीवी तस्वीरें। देख सकते हैं आप इस लाल घेरे में किस तरह से, जिसमें सोनाली लड़खड़ाते हुए नजर आ रही हैं। सोनाली केस में अब तक 4 लोगों की कुल गिरफ्तारी हो चुकी है और इनमें सोनाली का पीए सुधीर सांगवान शामिल है, सुखविंदर सिंह, क्लब का मालिक और ड्रग पैडलर शामिल है। सीधा हम रुख करेंगे अरविंद ओझा का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? 2 और लोगों की गिरफ्तारी हत्या की तरफ इशारा कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 2 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में, लेकिन अब गोवा पुलिस ने चूंकि इस पूरे मामले पर ड्रग एंगल आ गया था, इसलिए 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गोवा का वो रेस्टोरेंट जहां की कल सीसीटीवी तस्वीरें आज तक ने सबसे पहले दिखाई, जिसमें जो सोनाली फोगाट है वो लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है, अपने होशो हवास में नहीं है। उस करलीज रेस्टोरेंट के जो ऑनर है उनको गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है, क्योंकि पूछताछ में आशुतोष दोनों ही आरोपियों ने, सुधीर और सुखविंदर ने खुलासा किया था कि 1 MDMA, हालांकि गोवा पुलिस उसकी जांच कराएगी फॉरेंसिक से, लेकिन शुरुआती पूछताछ में 5 ग्राम जो MDMA है, एक ड्रग, वो बॉटल में लिक्विड में मिलाकर सोनाली को पिलाया गया। और गोवा पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि जो आरोपी हैं वो ड्रग दे रहे हैं और सोनाली मना कर रही है। तो इस आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए रेस्टोरेंट को, चूंकि वहां पर ड्रग लिया जा रहा था, इस वजह से ड्रग की जानकारी मिल रही है कि वॉशरूम में जब जांच की गई तो वहां से भी ड्रग्स बरामद किए गए। जी बिल्कुल, देखिए वहां से भी ड्रग बरामद हुआ और देखिए उसके अलावा जो साक्ष्य हैं वो गोवा पुलिस के पास काफी है, क्योंकि आरोपियों ने जब पूछताछ में खुलासा किया, उसके अलावा गोवा पुलिस ने कहा कि 1.5 घंटे तक आखिर रेस्टोरेंट के टॉयलेट में वो क्या कर रहे थे, इसका सटीक जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन पूछताछ के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज में काफी कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें सीधा सीधा एविडेंस है। वही सीसीटीवी फुटेज दिखाकर जो आरोपी है उनसे कन्फ्रंट कराया गया, जिसके बाद इस पूरे ड्रग एंगल का खुलासा हुआ। तो अब करलीज के जो रेस्टोरेंट के ऑनर है उनको और एक ड्रग पैडलर को अरेस्ट किया गया। तो कुल मिलाकर बात करें तो सोनाली फोगाट के मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहें, आपका हम रुख फिर से कर रहे हैं। इस बीच गोवा पुलिस के आईजी ने क्या कुछ इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी है, हम दर्शकों को सुनवा देते हैं, सुनिए। सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज्ड एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर तफ्तीश ऑन है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट को बुला लिया गया है और एक्यूज्ड को फर्दर तफ्तीश के लिए एफएसएल की टीम के साथ बाकी मौकों पर ले जाकर के अन्य साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे। और इस बीच सोनाली के भाई ने आज तक से बातचीत में सीधे सीधे सोनाली के पीए पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सका होगा कि उनको जबरदस्ती सुधीर या सुखविंदर ने कुछ ऐसी चीज खिलाई हो या कुछ ऐसा केमिकल दिया हो, उनकी ड्रिंक में मिलाया हो या किसी पानी में मिला के उनको दिया हो, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई? हाँ बिल्कुल श्योर है जी, ये चीज़ें तो है ही, तभी तो उनकी जान गई है। वरना उस दिन करलिस में जो भी क्लब है, करलिस नाम है उसका, वहाँ और भी बहुत लोग थे, वहाँ और किसी की डेथ क्यों नहीं हुई? उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ? एक सब ये षड्यंत्र था, प्री प्लान था सब कुछ, और उसी के तहत उनका मर्डर हुआ।
पुलिस ये भी कह रही है कि कुछ उनको सीसीटीवी फुटेज मिले हैं नए, जिसमें दिखाई दे रहा है साफ कि उनको कुछ खिलाया गया, फिर उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको टॉयलेट ले जाया गया, 2 घंटे टॉयलेट में वहां पर उन्हें रखा गया। उनकी तबीयत बिगड़ने के बावजूद भी उन्हें वहां से अस्पताल नहीं ले जाया गया। सुधीर वहीं पर थे। देखो, किसी को अगर कोई किसी के साथ में है और तबीयत बिगड़ती है तो फर्स्ट एड का बनता है। फर्स्ट एड हमारे पास नहीं है तो हम हॉस्पिटल के लिए लेके चलेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि उनका मकसद ही उनको मारना था। तब उन्होंने उनको जो भी है पॉइजन है या ड्रग्स है वो देके और उनको बाथरूम में लॉक कर दिया गया ताकि वो अंदर ही तड़प तड़प के अपनी जान दे दे। और अब बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस में हड़कंप है। 5 बड़े कांग्रेस नेताओं ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इनमें नाम शामिल हैं, आपको बताते हैं। जीएम सरूरी, हाजी अब्दुल रशीद, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी और चौधरी मोहम्मद अकरम। इस्तीफा देने वाले नेताओं का दावा है कि कश्मीर में सिर्फ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ही बचेंगे, बाकी सारे नेता पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। कश्मीर जाने वाले हैं गुलाम नबी आजाद, बनाएंगे पार्टी। कल ही उन्होंने ऐलान कर दिया था इस्तीफे के बाद से। गुलाम नबी आजाद के साथ 5 कांग्रेसी नेता। और इस बीच आपको बता दें, हमारे सहयोगी आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने बातचीत की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला से। सुनवाते हैं आपको। कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ हैं गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर। डॉक्टर साहब, सबको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं लग रहा था। अटकलें तो काफी टाइम से सोच भी नहीं सकता था। आप कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, मैं तो कभी मेरे जहन में कभी आ ही नहीं सकती थी ये बात कि कभी गुलाम नबी आजाद जो बेसिक मेंबरशिप से कांग्रेस से रिजाइन करेगा, जिसने 50 साल अपनी जिंदगी इस कांग्रेस को मजबूत करने के लिए गुजारी है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। अब आजाद साहब से लोगों ने पूछा दिल्ली में, उनका कहना है कि मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूं, मैं एक पार्टी बनाने जा रहा हूं जम्मू कश्मीर में। आपने पहले ही अनुच्छेद 370 हटने के बाद गुपकार अलायंस बनाया। 2 दिन पहले आपने एक मीटिंग भी ऑल पार्टीज बुलाई। तो क्या आपका जो गुपकार अलायंस है आजाद साहब के से मिलकर इस संगठन को आगे बढ़ाएगा जम्मू कश्मीर के लिए? क्योंकि अब आजाद साहब के भी कई फैसला तो आजाद साहब का होगा, फैसला हम नहीं कर सकते, हम उससे कोई ठोस नहीं सकते। जो फैसला वो करेंगे वो हम सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। अभी तक तो वैसा कोई मैंने फैसला सुना नहीं है। पार्टी बनाने की बात कही है। हाँ तो ठीक है, बनाए, बिस्मिल्लाह। यहाँ वैसे भी कौन सी कमी है, बनाए, बिस्मिल्लाह। हमें कोई कई सारे लोगों का मानना है कि आजाद साहब के इस कदम से बीजेपी को फायदा है। आप राजनीति को न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश में पूरी अच्छी तरह समझते भी हैं और परखा भी है, तो क्या आपको लगता है आजाद साहब के कांग्रेस के निकलने से बीजेपी का फायदा होगा? देखिए, ये लोगों का फैसला है। लोग किसको अच्छा समझेंगे, किस तरफ को अच्छा समझेंगे, ये लोगों तक है। ये इलेक्शन पर साबित हो जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। तो दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो कांग्रेस ने कहा है कि जो बाकी लीडर हैं उनके इस्तीफा देने के बाद कि वो कोई मास लीडर नहीं थे, लेकिन कई सारे लोग ये भी मानते हैं कि कांग्रेस के लिए भी बहुत काम किया था गुलाम नबी आजाद ने, अपना खून पसीना बहाया। आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप बहुत करीबी जानते हैं गुलाम नबी? देखिए, आप क्यों कांग्रेस का ही कहते हैं, उनने वतन के लिए काम किया है। हर जहां भी वो थे, मिनिस्टर थे किसी महकमे में, उनने सिर्फ कांग्रेस का नाम नहीं, उसने वतन की बहबूदी के लिए काम किया है और उसमें कांग्रेस आगे थी। उनने सारी जिंदगी कांग्रेस को दी है, ऐसी बात नहीं है। उनने कांग्रेस से कभी धोखा नहीं दिया, हर वक्त सही बात उनके सामने रखी। वो पार्टी में हो, बाहर नहीं, पार्टी में अंदर उन्होंने कई चीजों पे इनसे इख्तिलाफ थे, वो उनके सामने रखते थे, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, आप हमेशा से खासतौर से कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं, कांग्रेस की आप मजबूती चाहते हैं। सोनिया गांधी से भी आपकी बात होती है, राहुल गांधी से भी बात होती है, गुलाम नबी आजाद से भी बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात होती है। लेकिन इस बीच जो है यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में ही गुलाम नबी आजाद, जो उसने अपनी 5 पन्नों की चिट्ठी में लिखा है, आप उसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? क्योंकि क्या सही मानों में गुलाम नबी आजाद को
कांग्रेस ने किनारे किया था, खासतौर से मुस्लिम चेहरा होते हुए? देखिए, मुस्लिम चेहरे तो कांग्रेस में पहले से भी है, ऐसे नहीं है, मुस्लिम चेहरे पहले से भी रहे। मगर इस चिट्ठी से ये लगता है कि इनकी वो इज्जत जो पहले थी वो नहीं, आज नहीं थी, और ये इनको बहुत जबरदस्त सदमा लगा, और इनकी बात जो पहले सुनी जाती थी वो नहीं सुनी जाती है। मुझे उस चिट्ठी से यही लगा। तो अभी आप क्या, आजाद साहब तो कश्मीर आ रहे हैं, आपसे मुलाकात हो जाएगी? जरूर होगी, मेरे दरवाजे हर वक्त उनके लिए खुले रहे। वो वजीर थे नहीं थे, मैं उनकी पार्टी के खिलाफ था, तब भी हम मिलते थे, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करते हैं, जिनकी कुर्सी आज जा सकती है कभी भी। झारखंड के राज्यपाल चुनाव आयोग की सिफारिश पर नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं और अटकलों का बाजार गर्म है। रांची में सियासी गहमागहमी काफी तेज है, जारी है। शुक्रवार को सीएम आवास पर सोरेन ने विधायक दल की मीटिंग भी की। वो लगातार संविधान के जानकारों के संपर्क में भी हैं और इस संकट का समाधान खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होनी तय है, क्योंकि अब गेंद राज्यपाल के पाले में है। अब उनको फैसला करना है कि क्या बाहर निकलकर आता है। सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि कब फैसला देते हैं राज्यपाल। और इस बीच हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और ट्वीट कर देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं। ये आदिवासी का बेटा है, इनकी चाल से हमारा ना कभी रास्ता रुका है, ना हम लोग कभी इन लोगों से डरे हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही हमारे मन से डर भय को निकाल दिया है। हम आदिवासियों के डीएनए में डर और भय के लिए कोई जगह नहीं। हेमंत सोरेन, सीएम झारखंड। ये उनका ट्वीट और साफ तौर पर निशाना उन्होंने साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन क्या क्या विकल्प होंगे जरा नजर डालिए। हेमंत की अगर सदस्यता गई तो इस्तीफा देकर दोबारा शपथ भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्लॉज है। अब विकल्प नंबर 3, इस्तीफा, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन क्या हेमंत सोरेन और सोरेन परिवार चाहेगा? विकल्प 4, विधानसभा भंग करने की सिफारिश हो सकती है। अब देखिए इन 5 तस्वीरों को आपके सामने हम रख रहे हैं। राज्यपाल का फैसला आज आएगा, लेकिन कब आएगा सबकी निगाहें इसी पर हैं। वहीं खनन के पट्टा पर ये घिरे हुए हैं, खुद को और परिवारजनों को फायदा पहुंचाने का ये पूरा आरोप और मामला। इलेक्शन कमीशन ने उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। अब इसको लेकर झारखंड की राजधानी रांची में गहमागहमी काफी तेज। अब कल्पना सोरेन क्या बनेंगी मुख्यमंत्री, ये भी सवाल है। देखिए प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं पता है। और अभी फिर से दोबारा मीटिंग होगी? हाँ ठीक है, बैठेंगे। ठीक है, सभी लोग, सारे यूपी के विधायक आ रहे हैं? हाँ सब। ऐसी बात आ रही है कि कुछ विधायकों को बाहर भेज दिया गया है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है ना? सारे विधायक यहाँ पे आ रहे हैं? सब विधायक 51 ठो में हम लोग 51 साथ में हैं। तो इस मीटिंग में विनोद सिंह जी भी आ रहे हैं? सब आ रहे हैं 51। कमलेश सिंह है, विनोद सिंह है, और राजद तो हैं ही, कांग्रेस है, जेएमएम है, सब। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो झारखंड के बाद बात दिल्ली की। देखिए दिल्ली में शराब के बाद शिक्षा पर भी घमासान छिड़ चुका है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ में। आज फिर से दोनों पार्टियां सड़क पर उतरने जा रही हैं। आप ऑपरेशन कमल के आरोप को लेकर बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी, तो बीजेपी शराब और शिक्षा पर केजरीवाल सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। 2 तस्वीरें, ऑपरेशन कमल के आरोप में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी दफ्तर के बाहर, और वहीं शराब नीति और शिक्षा नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन करने वाली है। यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। और यह मामला फिलहाल रुकता हुआ थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये बल्कि तूल पकड़ रहा है और एक दूसरे के खिलाफत में ये पार्टियां। विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत का विकास हो, जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो। वो सारी ताकतें अब इसे रोकना चाहती हैं। अभी तक छोटे मोटे तरीके से, जैसे मुझे सिंगापुर बुलाया, इन्होंने जाने नहीं दिया, लेकिन अब ये कह रहे हैं यार दिल्ली सरकार खत्म करो। ऐसी सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं हमारे खिलाफ, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ। दिल्ली की आज जो सरकार है, इतिहास की सबसे लोकप्रिय सरकार है, जिस वास्ट मेजॉरिटी से हम आए हैं। तीनों स्कूल ग्रुप की थोड़ा आप 10वीं और 12वीं की रिजल्ट को थोड़ा आप देखिए। रिजल्ट तो सैंपल सर्वे हुई थी, दिल्ली सरकार की अनुमति से हुई थी।
पिछले 2 सर्वे की कंपैरिजन आप करोगे, 10th और 12th में दोनों में दिल्ली की सरकारी स्कूलों की परफॉर्मेंस सब्सटेंशियली घट रहा है। अगर उनको एक्साइज पॉलिसी की चोरी को पकड़ने में वो गाली देंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा के बचना चाहेंगे, वो जनता तय करेगी। और मोनीश शराब स्कैम मिनिस्टर जो पाठशाला की बात तो करते हैं, खोलते नहीं, मधुशाला जगह जगह खोलने का काम करते हैं। इनकी बातों में किताब है लेकिन कर्मों में शराब है। और मैं तो कहना चाहता हूं, शराफत सारी छोड़ दी है, जवाब कोई देते नहीं है। 5 दिन बीत गए, एक का भी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि घोटाले पर इनके पास जवाब कोई नहीं। सवाल यही एक बार फिर कहना चाहता हूं, 144 करोड़ रुपया शराब के ठेकेदारों को वापस क्यों किया? बात हैदराबाद की, क्योंकि हैदराबाद में जहरीली बेकाबू जुबान की रेस लग चुकी है, ऐसा लगता है। बीजेपी के निलंबित विधायक के बाद कांग्रेस की महिला नेता की भी इस रेस में एंट्री हो चुकी है। जी हां, यह महिला नेता का नाम है आयशा फरहीन, और गिरफ्तार विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ बोलते हुए आयशा ने भी सारी हदें पार कर दी। जुबान से ऐसे बोल निकले कि बीप करने की नौबत आ गई, यानी कि हम आपको वो ऑडियो वीडियो सुना नहीं सकते। गाली गलौज पर उतरी कांग्रेस नेता आयशा फरहीन। शहर में माहौल खराब है, बड़ी अफसोस है, बड़ी मायूसी छाई हुई है। हम मुसलमान, सारे मुसलमानों के दिल में एक तकलीफ सी है। और मैं सारे नौजवानों से हैदराबाद के मैं शुक्रिया अदा करती हूं जो रात भर प्रोटेस्ट करके राजा सिंह को अरेस्ट कराए, शुक्रिया। और रही बात, मैं ये बोलना चाह रही हूं, अरे राजा सिंह, अरे तेरा को कैसा मुंह खुल रहा है बात करने के लिए? अरे सुन रहे, तू पढ़ा लिखा है रे, जाहिल है तू। कोई मजहब को गाली देना सिखाती रे? ना हमारी मजहब हिंदू मजहब को गाली देना सिखाती, हिंदू मजहब ना मुसलमान कोई मजहब को गाली देना सिखाती। तू कौन सा कान से पैदा हो गया रे? जो पागल हो गया क्या रे? पागल हो गया क्या? अरे इतनी तेरा मुंह खुल जा रहा, तेरे को इतना आजादी मुंह खोलने की कौन दे रहे रे? मैं आयशा फरहीन ओपन चैलेंज करती हूँ, तेरे टांग पे टांग डाल के चीर दूंगी, तेरे घर के समेत तेरी जबान यहां से निकाल दूंगी। अगर पार्ट 2 निकालने का सोचना नहीं, जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। तू दिखेगा तो तेरा ऐसा हर्ष करूंगी कि तू खुद, तेरे घर वाले खुद नहीं पहचानेंगे। आयशा फरहीन, नेता कांग्रेस। बीजेपी के निलंबित नेता अपने भड़काऊ बयान को लेकर जेल में है, लेकिन हैदराबाद में अब भी गरमाया हुआ है माहौल। गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है और बयान को लेकर जमकर ड्रामे भी, बयानबाजी भी। हमारे हिंदुओं के गले काट के वीडियो बनाते हो, अगर तुम्हारी जैसी सोच अगर हम रख ले तो सोचो बेटा तुम्हारा हाल क्या होगा। और लव जिहाद के नाम पर तुम लोग हमारी बहन बेटियों को कन्वर्ट करते हो, सोचो अगर हम वही करें तो क्या होगा। जो जिस भाषा से सुनेगा उसको ये राजा सिंह उसकी भाषा में सुनाएगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, ये पहला वीडियो है जो मैं इस तरह से बात कर रहा हूं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरे राम और मेरी सीता माता को के ऊपर कॉमेडी करता है, उनको गाली देता है। ये फारूकी आखिर वो डिस्टर्ब था, वो तिलक लगाने वालों की गर्दन काटने के लिए कहते हैं, गले काटते हैं, गर्दनें काटते हैं, यानी इनके ऊपर अगर कुछ बोलो तो डायरेक्ट गोली मारने की सोचते हैं। तो हैदराबाद का माहौल किसने खराब किया? इसके लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब आपको हम सुनवाते हैं ओवैसी और राजा सिंह का बयान, आप सुने। हमारा सबसे बड़ा यही डिमांड था कि जिस शख्स ने इस तरह की वाहियात और बकवास की है उसको फौरन कानूनी तौर पर गिरफ्तारी में लाई जाए। पुलिस पे पत्थर मारने वालों को खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी छुड़वा रहा है, तो यहाँ की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। खुलेआम दिख रहा है, खुलेआम नारेबाजी, खुलेआम प्रदर्शन, खुलेआम पत्थरबाजी। असदुद्दीन ओवैसी जो कि पार्लियामेंट मेंबर है, आज कम्युनल वायलेंस कराने में असदुद्दीन ओवैसी का पूरा हाथ है।
चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की, जहां चमचमाते एक्सप्रेसवे पर गड्ढा बनने से हड़कंप मच गया। जी हां, सड़क के बीचों बीच गड्ढे से लोग हैरान हैं, परेशान हैं। अब वहां रिपेयर का काम चल रहा है, लेकिन आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कल तो गड्ढे के कारण लंबा जाम भी लग गया। देखिए ये तस्वीर, कितने ये खतरनाक तस्वीर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। इन दिनों इस एक्सप्रेसवे पर कुछ अंडरपास बनाए जा रहे हैं और इस अंडरपास की वजह से कई जगहों पर आप देखिए जहां पर अंडरपास बनाया जा रहा है वहां पर चूंकि नीचे से पूरा खोद दिया गया है, इसलिए बीच में अचानक से सड़कों पर कहीं कहीं गड्ढा हो जा रहा है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये सेक्टर 96 का इलाका है और आप देखिए यहाँ पर आप देखिए साइड से अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अंडरपास बनाया जा रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसी की वजह से यहाँ पर आप देखिए बीचों बीच रोड के बीचों बीच किस तरीके की दरार पड़ गई, किस तरीके का गड्ढा हो गया, पूरी सड़क ये यहाँ पर धंस गई है। इसके तुरंत बाद यहाँ पर चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिए गए और ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। इसी तरीके का आपको हम दिखाएं तो सामने की तरफ अगर आप देखेंगे रोड के दूसरी तरफ तो इसी तरीके से रोड की दूसरी तरफ भी जब अंडरपास का जो काम चल रहा है उसकी वजह से वहां भी सड़क धंस गई है और वहां पर भी बैरिकेड लगा दिए गए हैं। आज शनिवार का दिन है लेकिन वर्किंग डे में पीक आवर में जगह जगह इस तरीके के अवरोधों की वजह से ट्रैफिक जाम लग रहा है और इसके लिए अथॉरिटी का कहना है कि उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये जो तमाम काम है उन्हें पूरा किया जा सके। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आज तक। टिकटॉक स्टार और बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की मौत पर हरियाणा से दिल्ली और गोवा तक साजिश, सस्पेंस के राज गहराते जा रहे हैं। गोवा में क्लब के मालिक और ड्रग्स लाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब पुलिस ने जांच के बाद यह खुलासा कर दिया है कि सोनाली को जबरन ड्रग्स की डोज दी गई। सोनाली फोगाट के आखिरी वीडियो के फोरम में राज ही राज छुपे हुए हैं, क्योंकि वीडियो में सोनाली खुद से चल तक नहीं पा रही हैं। वो आप देख रहे हैं, हम साइड में जो तस्वीर वीडियो दिखा रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर है, जहां लड़खड़ा रही नजर आती हैं सोनाली और उनको लेकर जा रहे हैं। देखिए अब इस हद तक वो पांव उनके लड़खड़ा रहे हैं कि वो गिर ही जाती हैं। अब सवाल ये है कि आखिरी पल में उनके साथ क्या कुछ हुआ, घंटों उन्हें टॉयलेट में क्यों बंद करके रखा गया, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और गोवा पुलिस पर भी कहीं ना कहीं बीच में सवाल, क्योंकि पहले उन्होंने सामान्य मौत बताया था, हार्ट अटैक की वजह से बताया था, उसके बाद से 302 के तहत मामला भी दर्ज किया, उसके बाद से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के सीसीटीवी वीडियो ने उनकी संदिग्ध मौत से जुड़े कई राज से पर्दा उठा दिया। बीस सेकंड के वीडियो में शॉर्ट्स पहने हुए सोनाली फोगाट, जिन्हें उनका पीए सुधीर सांगवान पकड़कर ले जा रहा है। इस वीडियो को देखकर साफ लग रहा है कि सोनाली फोगाट लड़खड़ा रही है, वो खुद से चल पाने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए सुधीर उन्हें पकड़कर ले जा रहा है। वीडियो के आखिर में सोनाली सीढ़ियों के पास पहुंचते ही गिर जाती है, ये देखिए। सोनाली जो है लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। कर्लीज रेस्टोरेंट है, उसके बाहर से निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे साफ होता है कि उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन पूछताछ में दोनों ही आरोपियों ने खुलासा किया है कि 1.5 ग्राम MDMA जो एक ड्रग है वो बॉटल में लिक्विड। सवाल यह है कि मौत से पहले सोनाली के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो चल भी नहीं पा रही? क्या मौत से पहले सोनाली नशे की वजह से नहीं चल पा रही थी या फिर उनकी तबीयत खराब थी? आखिर सोनाली फोगाट के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पर गिर गए? इन सारे सवालों का जवाब गोवा पुलिस ने दिया और बताया कि सोनाली की इस हालत के लिए वीडियो में दिख रहा उनका पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर जिम्मेदार है।
सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच कर रही गोवा पुलिस ने दावा किया है कि सोनाली को जबरन ड्रग्स दी गई थी। ये ड्रग्स उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने उन्हें दी। इन दोनों ने ये बात खुद गोवा पुलिस के सामने कबूल की है। तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। ये सीसीटीवी वीडियो मंगलवार यानी 22 तारीख को 4:27 का है, जिसके कुछ घंटे बाद सोनाली फोगाट की मौत हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि सोनाली फोगाट को उनकी मौत से एक दिन पहले ड्रग्स दी गई। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने बताया कि सुधीर और सुखविंदर ने कबूल किया है कि उन्होंने 22 अगस्त की रात सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दी थी। उन्हें लिक्विड में मिलाकर केमिकल दिया गया। ड्रग्स की ओवरडोज से सोनाली की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। It is an obnoxious chemical. We cannot fix the identity till we get its chemical examination done. उन्होंने बताया है कि ये एक कोई सिंथेटिक ड्रग थी जिसका नाम उन्होंने हमें अभी तक नहीं बताया। शुरुआत में सोनाली फोगाट की मौत की वजह को हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन सोनाली का परिवार ये मानने को राजी नहीं था और वो इसे हत्या बताकर मामले की जांच की मांग कर रहा था। इसके बाद इस मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज और दोनों आरोपियों के कबूलनामे ने इस संदिग्ध मौत को हत्या में तब्दील कर दिया। गोवा पुलिस का कहना है कि उसके पास सोनाली को ड्रग्स पिलाने का भी सीसीटीवी वीडियो है। और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। 20 सेकंड के इस वीडियो में दोनों आरोपी दिख रहे हैं। सुधीर सोनाली को पकड़ कर ले जा रहा है तो वहीं सुखविंदर उसके पीछे चल रहा है। सोनाली की तबीयत खराब होने के बावजूद सुखविंदर आराम से चल रहा है, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। ये देखिए, सोनाली फोगाट की हत्या के इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सोनाली को कौन सा ड्रग्स देकर मारा गया। जिस तरीके से गोवा पुलिस ने 302 की एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद पूछताछ किया दोनों आरोपियों से, दोनों आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम एमडीए में खरीदी गई थी, जो ड्रग है, और वो ड्रग एक बॉटल में मिलाकर पिलाई गई थी सोनाली को। और आपको बताऊं, गोवा पुलिस के पास वो सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है जिसमें बकायदा जो आरोपी है सुधीर, वो सोनाली को वो ड्रग देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सवाल पर आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की एक्सक्लूसिव खबर यह है कि गोवा पुलिस से पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया है कि सोनाली फोगाट को 1.5 ग्राम MDMA बोतल में डालकर पिलाया गया। जब्त किए गए सीसीटीवी फुटेज में सुधीर बोतल से सोनाली को कुछ पिलाता हुआ दिखाई दे रहा है और सोनाली उसे रोक रही है। अब गोवा पुलिस इस ड्रग्स की केमिकल जांच करवा रही है। गोवा पुलिस ने इस मामले की जांच में ड्रग बैडल की भी पहचान कर ली है और उसकी जोर शोर से तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस इस सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे लोगों से भी पूछताछ कर सकती है जो सोनाली को बाहर जाते हुए देख रहे हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और गोवा से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। अब देखिए, सोनाली फोगाट की मौत के आखिर कितने किरदार हैं? क्या ये वही लोग हैं जो उसके साथी, सहयोगी, सलाहकार थे? और इन दोनों ने आखिर सोनाली के साथ ऐसा क्यों किया? आखिरी वक्त में, आखिरी लम्हे में 2 लोग साथ थे, सुधीर सांगवान और सुखविंदर। सोनाली के नाम पैसे पर ऐश करने वाले ये दोनों आखिर क्यों उसके पीछे पड़े थे? ऐसा क्या कुछ हुआ कि सोनाली गोवा पहुंच गई और परिवार बेखबर रहा? सुधीर कुछ कहेंगे? सुधीर क्यों आए थे गोवा? सुधीर क्या कहेंगे? सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट मर्डर केस में सबसे बड़ा आरोपी बनकर सामने आया है, जिस पर सोनाली का परिवार शुरुआत से उंगली उठा रहा है। हाई प्रोफाइल मर्डर है, मतलब ये अकेला सुधीर की नहीं, इतनी भी वो अकेला कर दिया।
तो क्या सुधीर सांगवान और सुखविंदर के अलावा इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में और भी कोई शामिल है? जिस सुधीर सांगवान पर सोनाली को ड्रग्स देने का आरोप है वो कौन है? सोनाली फोगाट की जिंदगी में सुधीर की एंट्री कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने सोनाली फोगाट को क्यों मारा? सोनाली फोगाट की जिंदगी में परिवार से ज्यादा सुधीर सांगवान की दखलंदाजी थी। सुधीर और उसका दोस्त सुखविंदर सोनाली के साथ पार्टी करते थे, उनके साथ नाचते थे। ये देखिए, परिवार का कहना है कि सुधीर सांगवान ने वीडियो एक साजिश के तहत बनाया ताकि उस पर कोई उंगली न उठा सके और लोगों को लगे कि सोनाली पार्टी और ड्रग्स की आदी थी, इसलिए उनकी मौत हो गई। सोनाली फोगाट को भी लगने लगा था कि उनकी जिंदगी खतरे में है, इसीलिए वो मौत से पहले अपने परिवार से बात कर रही थी, बता रही थी कि कैसे उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। सोनाली का परिवार सुधीर और सुखविंदर को इस हत्या का दोषी मानता है, जो फायदा उठाकर सोनाली की जिंदगी में घुस गए और उसे मार दिया। लेकिन सवाल ये है कि सोनाली फोगाट की हत्या का मकसद आखिर क्या है? उन्हें क्यों ड्रग्स देकर मारा गया? इस सवाल पर सोनाली का परिवार कहता है, कौन इतनी दुकान नहीं है, वो हम पिए ड्राइवर है, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। उसने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया? कौन हो सकता है भाई? कंफर्म तो आप सुखविंदर कौन है जिसका नाम? सुखविंदर भी नथिंग है, जीरो है, कुछ नहीं है, जीरो है। जो घर से डिफॉल्टर है, जिन्होंने कोई काम धंधा नहीं है, वो आगे ड्राइवर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई पैर दबाने वाला बन गया, वो है ये। कुछ नहीं है, नथिंग थे और पिए के रूप में ये इसके अंदर घुस गए। शोबिस का ये जाना पहचाना नाम अब इस दुनिया से जा चुका है। सोनाली फोगाट की मौत से उनके प्रशंसक हैरान और जल्द से जल्द उनकी हत्या की वजह जानना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि समाज में अपना नाम बनाने वाली सोनाली का पिए उनकी जिंदगी में इतना ताकतवर कैसे बन गया? वो क्या वजह थी जिस वजह से सोनाली अपनी पूरी बात परिवार को भी नहीं बता सकी? क्या सोनाली को किसी बात का डर था? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ गोवा से पंकज उपाध्याय, आज तक। नोएडा की सुपरटेक ट्विन टावर को 3700 किलो बारूद की मदद से गिराया जाएगा। एक तरफ जहां इस टावर के पड़ोस में रहने वाले लोगों को अपने घर को नुकसान पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है, वहीं कुछ उस पल को देखने के लिए भी बेताब हैं जब 28 अगस्त की दोपहर भ्रष्टाचार के टावर जमीन पर आ जाएंगे। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा नोएडा की सुपरटेक ट्विन टावर संडे की दोपहर को ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। सिर्फ 10 सेकंड तक बारूद का धमाका होगा और अगले 14 सेकंड के भीतर ये ऊंची मीनार धूल के गुबार से होती हुई जमीन पर धराशायी हो जाएगी। गिरते गिरते ये ट्विन टावर भी एक इतिहास रच जाएगी। इतिहास रचने वाली है ट्विन टावर, ध्वस्त की जाने वाली भारत की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ज्यादा बारूद से गिराई जाने वाली बिल्डिंग। ट्विन टावर को मटियामेट करने के लिए 3700 किलोग्राम से ज्यादा बारूद बिल्डिंग में लगाया गया है। रूपरेखा तय की गई है उसे फाइनल अब यहाँ पर मुहर लगनी बाकी है। आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो अब इसको फाइनल रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को यहाँ से करीब 7000 ऐसे परिवार हैं जिनको उस दिन शिफ्ट किया जाना है, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो यहाँ पर जो तमाम अधिकारी पहुंचेंगे वो ये देखेंगे कि जो भी चीज पहले बात हुई थी उनमें से कितना काम रह गया है। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब सिर्फ मुहर लगना बाकी है और उसके बाद जिस तरीके से जो टाइमलाइन तय की गई है उसके हिसाब से शनिवार शाम के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। जाहिर है बिल्डिंग को गिराते वक्त नोएडा के निजाम ने बड़ी एहतियात बरती है। खासतौर पर ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटीज में रहने वाले लोगों के लिए बाकायदा गाइडलाइन भी तैयार की गई है, क्योंकि डी डे वाले रोज उनके लिए खास तौर पर हिदायतें जारी की गई हैं। तो सुबह 7 बजे इमर्ल्ड कोर्ट के निवासी सोसाइटी खाली कर देंगे। सुबह 7:10 पर सिक्योरिटी टीम पूरी बिल्डिंग का मुआयना करेगी। सुबह 7:20 पर पूरी बिल्डिंग की बिजली काट दी जाएगी। सुबह 7:30 बजे लिफ्ट बंद कर दी जाएगी और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। शाम 4:30 बजे लिफ्ट दोबारा चलनी शुरू होंगी। शाम 5 बजे तक पानी और बिजली की सुचारू सप्लाई शुरू होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद यहाँ के निवासी अपने अपने घर लौट आएंगे। ये ठीक है कि शाम तक लौटने की इजाजत दे दी जाएगी,
लेकिन धूल और धुएं के गुबार में शायद ही कोई उस दिन लौटे। दिन पहले हम लोग शिफ्ट होंगे यहाँ से। RW का कहना तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग 7 हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, बट हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक दिन पहले ही शिफ्ट हो जाएंगे एंड 28 को भी नहीं होंगे, 29 की इवनिंग में हम लोग आएंगे वापस। जब आप बिल्डिंग के भीतर आते हैं तो ये देखिए कितनी नज़दीकी, जो सबसे बड़ी फिक्र थी वो क्यों थी, ये जो काली थैली में आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यही है वो ट्विन टावर। ये गिरना है और वहाँ से मेरे बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो महज कुछ मीटर ही है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। नीचे आप देखिए ये बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं ताकि जब मलबा नीचे गिरेगा, अब ये समझिए कि 30 मंजिला इमारत जब नीचे गिरेगी तो ढेर सारा मलबा आएगा। वो मलबा जो हॉरिजॉन्टली ना फैले उसको रोकने के लिए यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। देखिए बस सिर्फ इतना ही नहीं है कि क्या हिदायत मिली है RW से। हाँ, सामान बचाने के लिए हम जैसे टीवी को पलंग के ऊपर उल्टा लटाएंगे, जितनी ये वॉल हैंगिंग्स है ये सब हटा देंगे और अपने घर को हम पॉलीथीन से कवर भी कर रहे हैं। एडिफिस वाले भी कह रहे हैं कि जो हमारे ग्लासेस वगैरह अगर इनकेस अगर टूटते हैं तो वो रिप्लेस करके दें। इसी बीच जिस वक्त ट्विन टावर में धमाका किया जाएगा उसके अगले कई मिनटों तक बिल्डिंग के चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार ही नजर आएगा। धूल का गुबार कितनी दूर तक जाएगा इसका अनुमान रविवार को चलने वाली हवा की रफ्तार और दिशा पर निर्भर करेगा। 103 मीटर ऊंची इमारत गिरने से भारी मात्रा में धूल का प्रदूषण होगा और धमाके से जबरदस्त शोर पैदा होगा जिससे कंपन भी हो सकता है और आसपास की बिल्डिंग पर उसका असर भी पड़ सकता है। एयर पोल्यूशन, एम्बिएंट एयर क्वालिटी में जो भी इम्पैक्ट आएगा उसके असेसमेंट के लिए हमारे 8 मैनुअल स्टेशंस हमने वहाँ पर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर डिप्लॉय किए हैं और सेक्टर्स 125 और 116 में जो हमारे कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वो भी उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे जिससे हमें डेटा प्राप्त हो सकेगा कि PM10 और PM2.5 की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 माइक्रोन से ज्यादा बड़े धूल के कण चारों तरफ फैल सकते हैं, जिसके लिए बिल्डिंग के चारों तरफ 10 एंटी स्मॉग गन्स लगाई गई हैं, जबकि इससे छोटे धूल के कणों को स्मॉग मशीन से पानी का छिड़काव करके जमीन पर गिरा दिया जाएगा, जिससे लोगों को नुकसान कम हो। पूरा प्रयास ये है कि हम जो भी वहाँ पर 1 किलोमीटर तक जो भी रोड्स हैं या बाकी हैं वहाँ पर एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय की गई हैं और जो रोड्स पर डस्ट आएगी उसके क्लीनिंग के लिए मैकेनिकल जो हमारी मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हैं वो भी डिप्लॉयड हैं और मैनुअल भी लगभग 200 की फोर्स रहेगी लेबरर्स की जो उसको तो हटाने का काम करेंगी। इसके अलावा वहाँ पर 100 टैंकर्स वहीं पर तैनात रहेंगे जो रोड्स को धोने का काम करेंगे या हॉर्टिकल्चर जो भी वहाँ पर छोटे पेड़ हैं उनके वॉशिंग का भी काम साथ साथ होता रहेगा जिससे कोई भी एयर पोल्यूशन PM2.5 या PM10 का जो प्रवाह है उसके बाद ना हो सके। बिल्डिंग गिरने की अनगिनत तस्वीरें अभी तक लोगों ने टीवी या फिल्म के पर्दे पर ही देखी होंगी। अब नोएडा के लोग उसे साक्षात अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखेंगे। दावा है कि बिल्डिंग गिरने के बाद बिल्डिंग से निकलेगा 80,000 टन मलबा। मलबा हटाने में लगेगा 3 महीने का समय। 50,000 टन मलबा टावर के गड्ढे में रहेगा। 30,000 टन मलबा C&D वेस्ट प्लांट में भेजा जाएगा। एक तरफ तो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी इस ट्विन टावर को गिराने के लिए अदालत के आदेश को अमली जामा पहनाया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग को गिराने का वक्त नजदीक आ रहा है, यहाँ आसपास रहने वाले लोग और इस बिल्डिंग से बेहद नजदीकी रिश्ता रखने वाले लोगों के जज्बात भी निकल रहे हैं। जो भी मेजर्स एयर पोल्यूशन एम्बिएंट एयर क्वालिटी में जो इम्पैक्ट इसका एडवर्स इम्पैक्ट आएगा उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी हो सकता हो, इसलिए एंटी स्मोक गन्स हैं, पानी के टैंकर्स हैं, इनकी रोड्स जो ऑटोमेटिक इनके मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हैं वो सब इन प्लेस लगाई गई हैं। मैनुअल लेबर्स भी 200 लेबर्स खाली रोड की सफाई करते रहेंगे। बेशक बिल्डिंग के यहाँ से हटने का लोगों को सुकून है, लेकिन इतने दिनों तक इसी ट्विन टावर के साए में रहते हुए बिल्डिंग के बाद लोगों को कुछ वक्त तक सब कुछ बदला बदला सा लगेगा तो जरूर। नोएडा से संतोष कुमार और भूपेंद्र चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।